मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस नाटक की कथा को समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सिंधु तट पर पर्णकुटी में चाणक्य और कात्यायन। कात्यायन, सो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट करोगे। कात्यायन, तब मैं क्या करूं? चाणक्य, मुझे तो अब इस राजकाज में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य, जब तक गांधार का उपद्रव है तब तक तुम्हें बाध्य होकर करना पड़ेगा। बताओ, नया समाचार क्या है? कात्यायन, राक्षस सिल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहीं रहता है और ये सारा कुचक्कर उसी का है। वह इन दिनों वाल्मीकि की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, इसलिए मगध से अवकाश लेकर आया था। चाणक्य, अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव। तो यहाँ जो मगध का पूर्व मंत्री या अमात्य कात्यायन है, वह चाणक्य को सब बातें बतला रहा है कि जो पूर्व अमात्य राक्षस है वह सिल्यूकस से मिल चुका है, यवनों से वह मिल चुका है और वह सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया को वहाँ पढ़ाता है और वही सारे कुचक्कर रच रहा है। वही मगध पर हमला करवाना चाहता है और मगध को जीत करके वह जैसे तैसे मगध का शासक बनना चाहता है। चाणक्य, जितने शीघ्र हो सके मगध पहुँचो। मैं सिंगरण को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे न मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर उपस्थित हो जाऊँगा। देखो, शक्टार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती, समझे? कात्यायन हंसकर, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी। अच्छा, विष्णुगुप्त गार्हपत्य जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य, मूर्ख हो, अब हम तुम क्या करेंगे? कात्यायन, मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर, एक ब्याह और सही। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक हुआ? कात्यायन पात्र देता हुआ, हाँ, ये लो, यवन शिविर का विवरण है। परंतु विष्णुगुप्त, एक बात कहे बिना न रह सकूँगा। यह यवन बाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति में पगी है, उसका अनिष्ट। तो कात्यायन चाणक्य से पूछ रहा है कि जो सिल्यूकस की पुत्री का कार्नेलिया है वह सिर से पैर तक आर्य संस्कृति में बड़ी हुई है और वह आर्य संस्कृति के प्रति बहुत मान सम्मान करती है। तो अगर हम यवनों पर हमला करेंगे तो क्या हम उस सिल्यूकस की पुत्री को भी मार डालेंगे? क्या हम उसका भी अनिष्ट करना चाहेंगे? चाणक्य हंसकर, कात्यायन, तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होता है, परंतु निष्ठुर हृदयहीन मुझे तो केवल अपने हाथों खड़े किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन, फिर भी चाणक्य, उसका सल मुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो? कात्यायन, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना क्रोध से भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट न करूँगा। बोलो। चाणक्य, कात्यायन, अलेक्जेंद्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष से बाहर किया गया, यह तुम भूल गए? अभी है कितने दिनों की बात। अब सिल्यूकस को क्या हुआ जो चला आया? तुम नहीं जानते कात्यायन, इसी सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए
खड़ा कर रही है। तो चाणक्य कात्यायन को बतला रहा है कि बड़ी मुश्किल से हमने सिकंदर को भारत से बाहर किया था और ये सिल्यूकस अब दोबारा मतलब फिर आ गया है और अब मुझे ये ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की आपस में लड़ाई अवश्य होगी। कात्यायन कैसे आश्चर्य की बात है। चाणक्य परंतु इससे क्या, वह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जल्द पटल में बिजली के समान नाच उठती है, फिर मैं क्या करूं। कात्यायन तुम निष्ठुर हो। चाणक्य अच्छा तुम सहृदय हो, एक बात कहूँ कर सकोगे, बोलो। चंद्रगुप्त और उस यौन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे। चाणक्य पूछ रहे हैं कात्यायन से, क्या तुम चंद्रगुप्त और उस यौन बाला यानी कार्नेलिया का विवाह कराने वाले आचार्य बनोगे। कात्यायन क्या कह रहे हो, यह हंसी। चाणक्य यही है तुम्हारे दया की परीक्षा, देखो तुम क्या करते हो, क्या इसमें यौन बाला का अमंगल है। कात्यायन सोचकर मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य हाँ जाओ, स्मरण रखना हम लोगों के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आज आंभिक से मिलना है, ये लोलुप राजा देखूं क्या करता है। कात्यायन अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य हाँ जाओ, स्मरण रखना हम लोगों के जीवन में ये अंतिम संघर्ष है। मुझे आज आंभिक से मिलना है, ये लोलुप राजा देखूं क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान, सर का प्रवेश। सर महामात्य की जय हो। चाणक्य इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आंभिक को यदि जय कर सकता तो सर्वत्र जय है। बोलो आंभिक ने क्या कहा। सर वेश्यों मारे हैं। चाणक्य आने दो, तुम जाओ। सर का प्रस्थान, आंभिक का प्रवेश। आंभिक प्रणाम ब्राह्मण देवता। चाणक्य कल्याण हो राजन, तुम्हें बेहतर नहीं लगता, मैं एक दुर्नाम व्यक्ति हूँ। आंभिक नहीं आ रही है, आप कैसी बात करते हैं। चाणक्य तो ठीक है, इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसे होगा क्षत्रिय, तभी तो मलेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के रहा देख रही है। यहाँ चाणक्य उस आंभिक से कह रहे हैं जो गांधार का अब नरेश भी है कि जो मलेच्छ लोग यानी जो यवन हैं वे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं और आर्य जाति अभी बिखरी हुई है, उसे कोई समझ ही नहीं है और वह पतन की ओर अग्रसर है। आंभिक समण है। चाणक्य तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुमने भूले होंगे। आंभिक नहीं। चाणक्य तुम जानते हो चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी से पंचनद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, क्षुद्रक और योद्धे आदि सिंगरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग, केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यौन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे या पहले के ही समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो। तो चाणक्य आंभिक से पूछ रहे हैं, भाई तुम पहले की तरह से गद्दारी तो नहीं करोगे, क्या तुम अब की बार साथ दोगे और आर्य साम्राज्य को बढ़ाने में सहयोग करोगे। आंभिक आर्य वही त्रुटि बार बार न होगी। चाणक्य तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा, सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा। आंभिक अकेले में यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य फिर क्या उपाय है। नेपथ्य से जय घोष। आंभिक चकित होकर देखने लगता है। क्या है, सुन रहे हो। आंभिक समझ में नहीं आता। नेपथ्य की ओर देखकर वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है। कोलाहल समीप होता है।
चाणक्य, आओ हम लोग अलग हटकर देखें। दोनों अलग छिप जाते हैं। आर्य पता कर लिए, गाती अलका का भीड़ के साथ प्रवेश। अलका, तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पद्दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्यभूमि को स्वतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम। अलका भीड़ को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे तक्षशिला के वीर नागरिकों, अभी अभी मगध को और इस प्यारे आर्यावर्त को चंद्रगुप्त ने बचाया है, लेकिन जो यवन शासक हैं ये इस पर पुनः हमला करने वाले हैं। और तुम्हारा जो शासक है उसने पहले भी तटस्थ रहने का ढोंग करके और वह परे हट गया था। उसने आर्यावर्त या मगध को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। और अगर अब भी वह तटस्थ रहा और उसने चंद्रगुप्त और चाणक्य का साथ नहीं दिया तो यवन इस आर्यावर्त को हरा देंगे और हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। तुम्हारा राजा कायर है और तुम मतलब क्या चाहते हो? नागरिक, हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका, यही तो संवेद गायन। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्यवीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दहासी, स्फूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। राति सैन्य सिंधु में सुबड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो जो अलका हैं वे तक्षशिला के नागरिकों का हौसला या उनके साहस को बढ़ा रही हैं और कह रही हैं कि आप सब लोग वीर हैं और आप अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। अब आपको वीरता का परिचय देना चाहिए और यवनों से अगर आवश्यकता हो तो युद्ध करके उन्हें पराजित करना चाहिए और आर्यावर्त या भारत की रक्षा करनी चाहिए। सबका प्रस्थान। चाणक्य और आम्भिक बाहर आते हैं। आम्भिक, यह अलका है। तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई, यह अलका। चाणक्य, हाँ आम्भिक, तुम इसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। आम्भिक, कुछ सोचकर असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा। चाणक्य, यह मैं कैसे कहूँ? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। आम्भिक, व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं। तो जो आम्भिक है वह भी अपनी गलती स्वीकार करता है चाणक्य के सामने और कहता है कि मैं भी आर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हूँ और मैं भी इसका साथ दूंगा और पहले की तरह मैं अब तटस्थ नहीं रहूँगा। चाणक्य, तब तक्षशिला के दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे? आम्भिक से नीचा करके विचारता है। क्षत्रिय कह देना और बात है, करना और। आम्भिक आवेश में, हार ही चुका हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ। अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। चाणक्य, आर्य। चाणक्य, तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो, स्वीकार है? आम्भिक, अलका। चाणक्य, हाँ अलका और सिंगरण इस महाप्रदेश के शासक होंगे। आम्भिक, सब स्वीकार है ब्राह्मण, मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आम्भिक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि गांधार और पंचनद का शासन सूत्र अब अलका संभालेंगे, वह स्वयं नहीं संभालेगा। और आम्भिक चाणक्य
को वचन देता है कि मैं अब की बार एक बार यवनों से युद्ध करके अपने ऊपर जो कलंक लगा है गद्दारी का या देश का साथ न देने का, उसे धोना चाहता हूँ। चाणक्य, तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण। चाणक्य संकेत करता है सिंगरण और अलका का प्रवेश। अलका, भाई आम्भीक। आम्भीक, बहन अलका, तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त, आम्भीक की आवश्यकता न थी। अलका, भाई क्या कहते हो? आम्भीक, मैं देशद्रोही हूँ, नीच अधम हूँ। तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्ज्वल किया है, राज्यासन की योग्य तू ही है। आम्भीक को अपनी गलती महसूस होती है, वह अपनी गलती को मानता है और गांधार के राजवंश का असली योग्य उत्तराधिकारी वह अपनी बहन अलका को ही बताता है। अलका, भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक हैं। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी खड़ग प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है, उसी की पूजा होगी। भाई तक्षशिला मेरा नहीं, मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वह आर्यावर्त की होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो, फिर इसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी, सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक से मंडित होकर गांधार का राजकुल अमर हो जाएगा। तो अलका अपने भाई आम्भीक को समझाती हुई कह रही हैं कि ये जो छोटा सा तक्षशिला जो राज्य है, इसे आर्यावर्त में ही शामिल समझो और आर्यावर्त की रक्षा के लिए जुट जाओ। अब सैनिक और सेनापति में कोई भेद नहीं है और जब आर्यावर्त पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, यवन इस पर हमला करना चाहते हैं, तो हम सब को संगठित होकर के उनका मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य, साधु अलके साधु। आम्भीक, खड़ग खींचकर, खड़ग की शपथ, मैं कर्तव्य से च्युत न होऊंगा। सिंगरण, उसका आलिंगन करके। मित्राम्भिक, मनुष्य साधारणतः पशु धर्मा है, विचारशील होने से मनुष्य होता है, निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। तो जब आम्भीक चाणक्य के सामने प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने कर्तव्य से अब की बार नहीं टलूँगा और मैं अपने देश का साथ दूंगा, तो सिंगरण उसका आलिंगन करता है और उसे समझाता है कि सामान्य रूप से जो मनुष्य है वो पशु धर्मा है, पशु की तरह से ही वह व्यवहार करता है, वह स्वार्थी भी है, लेकिन जैसे ही वह विचार करने लगता है, मनन करता है, मन से दिमाग से काम लेता है, तभी वह मनुष्य कहीं जाने का अधिकारी होता है। और जब वह निस्वार्थ कर्म करता है और मानवता को लाभ पहुंचाता है, तो वह मानव से देवता भी हो जाता है। आम्भीक का प्रस्थान। सिंगरण, अलका, सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे? अलका, वे वीर हैं मालो, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उसकी साधना के लिए प्रकृति, अदृश्य दैव या ईश्वर कुछ न कुछ अवलंब जुटा ही देगा, सहायक चाहे आर्य चाणक्य हों या मालव। और यहाँ अलका सिंगरण को बतला रही हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं वे वीर हैं और वीरों का साथ कोई न कोई देता ही है और वे निश्चित रूप से अपने कार्यों में सफल होंगे। सिंगरण, अलका, उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूँ, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य है, अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन का अपना संग्राम अंध होकर लड़ता है, कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हों आवें और अपना प्रमाण दें।
दोनों का प्रस्थान, सुहासिनी का प्रवेश। चाणक्य, सुहासिनी तुम यहाँ कैसे? सुहासिनी, सम्राट को अभी तक आपको पता नहीं, पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जिस खेल को आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य, क्यों करें सुहासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी। यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो यौन सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर सकोगी। तो यहाँ जो चाणक्य विश्वासिनी से पूछ रहे हैं कि तुम तो मगध के एक मंत्री की कन्या हो, शक्टार की पुत्री हो, और वह जो अब राक्षस है वह यौन सेना का एक सेनानी है, क्या तुम उससे विवाह कर सकती हो। सुहासिनी निश्वास लेकर, राक्षस से? नहीं, असंभव। चाणक्य, तुम इतने निर्दय हो। चाणक्य हंसकर, सुहासिनी, वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालू का सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भ्रूभंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ, ठहर गया। सुहासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुहासिनी, क्षमा करो विष्णुदत्त। चाणक्य, असंभव, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा, तुम्हारा और मगध का कल्याण। सुहासिनी, निष्ठुर, निर्दय। चाणक्य हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, इसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी, तुम्हें बंदी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा, राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी की पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए। कार्नेलिया चंद्रगुप्त की प्रेरणिता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। सुहासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है, उसके सिर पर हाथ रखकर। सुहासिनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस में अंकुरित हुआ और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। आज इसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता है कि कुछ भी असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकते हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में वह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है, यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हों उसमें प्रावस्था क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणामों के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी, जाओ। चाणक्य सुहासिनी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हाँ, बचपन में मैं तुम्हारे प्रति लगाव या आकर्षण रखता था, लेकिन वह बचपन की बात थी। जैसे ही तुम युवा हुई तो तुम्हारा जो स्नेह था वह राक्षस के प्रति मैंने देखा, और राक्षस क्योंकि यौन सेना में मिल चुका है, अब तुम उस राक्षस को दोबारा देशभक्त बनाओ और राजकुमारी को भी चंद्रगुप्त से विवाह के लिए तैयार करो, और यदि राक्षस देशभक्त बन जाता है तो तुम उसके साथ निश्चित रूप से सुखी होगी और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ऐसा चाणक्य सुहासिनी से कह रहे हैं। सुहासिनी, दीनता से चाणक्य का मुंह देखते हुए, तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे, अपने हाथों बनाए हुए इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए। चाणक्य घबरा कर, मैं बड़ा विलम्ब कर रहा हूँ सुहासिनी, आर्य दांड्यायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त, वर्षा सा जीवनदान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को बचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श।
मुझे चंद्रगुप्त को मेघमुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। तो यहाँ चाणक्य बतला रहे हैं कि मैं केवल आर्यावर्त का उद्धार करने के लिए ही राजनीति में मैं भाग लेता हूँ और चंद्रगुप्त को मैं आर्यावर्त का शासक बनाना चाहता हूँ। मेरी राज्य कार्य में कोई रुचि नहीं है और मैं शासक बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। सुवासिनी, महापुरुष, मैं नमस्कार करते हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन शरण पकड़ती है। चाणक्य, सुखी रहो। सजल नेत्र से सुवासिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रस्थान।